चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपने जो डाउट्स पूछे हैं 2-3 उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपन आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में अपन वेक्टर के कंपोनेंट करना सीखेंगे, है ना। तो पहला कुछ बच्चे ने फोर्थ क्वेश्चन पूछा है कल के होमवर्क का। फोर्थ क्वेश्चन में से कहा गया है कि टू वेक्टर्स ए एंड बी लाई इन अ प्लेन, another vector c lies outside the plane, then the resultant of the three vectors a b and c will be। दो वेक्टर a और b प्लेन में है और तीसरा वेक्टर प्लेन से बाहर है। तो आपसे पूछा गया है कि इनका रिजल्टेंट के बारे में आप क्या कह सकते हो। तो बेटा सोच के देखो, दो वेक्टर ये a और b है, मान लो ये इस प्लेन में है ना? तो बेटा इनका जो रिजल्टेंट होता है ना, दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है या उनका जो सम होता है वो हमेशा उसी प्लेन में आता है। हमेशा दो वेक्टर का जो सम आता है वो उन दोनों वेक्टर्स को कंटेन करने वाले प्लेन में ही आता है ना। तो अगर a और b एक प्लेन में है तो a प्लस बी वेक्टर भी उसी प्लेन में होगा, है ना। a प्लस बी वेक्टर उसी प्लेन में होगा। और तीसरा जो c वेक्टर है वो इस प्लेन से बाहर है। उस प्लेन से बाहर मतलब मान लो कहीं भी है, स्क्रीन से बाहर की तरफ आता हुआ कैसा भी हो सकता है ना। जैसे मान लो एक वेक्टर इस प्लेन में है, दूसरा इसके बाहर आता हुआ किसी भी एंगल पे है, मतलब इस कागज की प्लेन में नहीं है, कागज की प्लेन से बाहर कैसे भी है। मतलब आप अगर साइड से उसका ओरिएंटेशन देखोगे तो एक वेक्टर आपको ऐसा दिखेगा, साइड से दिखा रहा हूं, है ना, प्लेन से बाहर आके, और दूसरा वेक्टर आपको कहीं ऐसा दिखेगा। ये कभी कैंसिल हो पाएंगे क्या, है ना। ये एक्चुअली प्लेन से बाहर होना चाहिए, यहाँ पे डायग्राम में दिखा नहीं सकते क्योंकि पेज 2D होता है ना। तो मैं अगर आपसे कहूं कि तीसरा वेक्टर कहाँ है, तो यहाँ पे आकर के वो ये वेक्टर इसी प्लेन की पेज में है, पेज की प्लेन में है, और जो सी वेक्टर है वो कहीं बाहर है, प्लेन की पेज से बाहर आता हुआ। इसको अगर मैं साइड से देखूं तो कुछ ऐसा दिखेगा कि ए प्लस बी वेक्टर ये रहा और सी ये रहा। तो बेटा ये कभी कैंसिल नहीं हो सकते, है ना। ये कभी कैंसिल नहीं हो सकते। कैंसिल ये तभी हो सकते हैं जब ये सी वेक्टर यहाँ ना होके इसके ठीक एंटी पैरेलल हो। तो इसके कैंसिल होने के लिए सी वेक्टर भी इसी प्लेन में होना चाहिए था, अदरवाइज ये कैंसिल नहीं हो पाएंगे। तो तीन वेक्टर मिलके कैंसिल तभी हो पाएंगे जब वो एक ही प्लेन में हो, प्लेनर होंगे, और उसमें भी जब वो क्लोज ट्रायंगल फॉर्म कर रहे होंगे तब जाके वो कैंसिल हो सकते हैं। तो ये कभी जीरो नहीं हो सकते। तो यहां से अपन कह सकते हैं इसमें लॉजिकली ए प्लस बी प्लस सी कैन नेवर बी जीरो, है ना। क्यों? क्योंकि ए और बी अगर एक प्लेन में है तो ए प्लस बी भी उसी प्लेन में होगा। इसका मतलब, और दे रखा है कि सी वेक्टर उस प्लेन से बाहर है, तो ए प्लस बी के रिजल्टेंट को कभी भी सी कैंसल नहीं कर सकता है। इसीलिए अपन कह सकते हैं कि कभी भी इनका सम जीरो नहीं आएगा। फोर्थ के बाद जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नाइन्थ, किसी ने पूछा है। नाइन्थ बता दो। वैसे मैंने इनके सॉल्यूशन भेज दिए थे, सॉल्यूशन मोस्टली लिखे हुए हैं, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन है कि व्हाट एंगल मस्ट बी टू फोर्सेस x प्लस वाई एंड x माइनस वाई सच दैट देयर रिजल्टेंट मे बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बेटा दो फोर्सेस हैं, उनकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। वो कितने एंगल पे हों कि उनका रिजल्टेंट जो दे रखा है ऐसा हो जाए। तो दो फोर्सेस हैं F1 F2। नेट फोर्स का फॉर्मूला अगर मैं वेक्टर फॉर्म से लिखूंगा तो नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। नेट फोर्स क्या दिया है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसका स्क्वायर कर दो तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू F1 स्क्वायर। F1 मतलब जो पहला फोर्स दिया है x प्लस वाई स्क्वायर, F2 स्क्वायर मतलब x माइनस वाई स्क्वायर, प्लस 2F1 F2 मतलब 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू कॉस थीटा। इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की एक टर्म तो कैंसिल होगी, और ये बचेगी यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy उधर था और माइनस 2xy था, तो वो कैंसिल हो गया, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ 2 के साथ इक्वल टू कॉस थीटा। कुछ ऐसा आ रहा है शायद। एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल होगा, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 2xy माइनस 2xy वो कैंसिल हो जाएगा उधर जाके, तो ये बचना चाहिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 दिस। तो यहाँ से कौन सा आंसर आ रहा है, माइनस साइन के साथ
तो यहाँ से अपना आंसर आ रहा है नीचे 2 है ना, फर्स्ट ही तो आ रहा है ना, यहाँ से अपना आंसर क्या आ रहा है, फर्स्ट। ठीक है, बात समझ आ गई जिसने पूछा था? कुछ भी नहीं करना था, वैल्यूज रखनी थी। खुशी ने पूछा था शायद। हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तुमने कुछ किया ही नहीं इसमें, तुमने वो जो दे रखा था ना उन्होंने, बेटा इसका एक बार सॉल्यूशन देके वापस ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 11 का मैंने, अच्छा क्वेश्चन है सोचने के लायक, इसका सॉल्यूशन मैंने भेज दिया है। सॉल्यूशन देखो एंड ट्राई करो, ना हो तो कल फिर पूछना, है ना। क्वेश्चन 11 का सॉल्यूशन देखो और ट्राई करो, ना हो तो फिर पूछना, ठीक। फिर एक क्वेश्चन किसी ने पूछा है 13। 13 में क्या हो गया भाई? 13 में कहा गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। 13 में कहा गया कि एक पार्टिकल है, उसका एक डिस्प्लेसमेंट 12 मीटर है ईस्ट की तरफ। तो एक तो ये 12 मीटर गया ईस्ट की तरफ, और फिर 5 मीटर गया नॉर्थ की तरफ। तो 5 मीटर गया नॉर्थ की तरफ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। और फिर 6 मीटर ऊपर आया। 6 मीटर कहाँ आया? वर्टिकली ऊपर, मतलब इस पेज से बाहर, है ना। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका तो क्या है कि आपको 3 वेक्टर ऐड करने, ये 2 हो गए, तीसरा 6 मीटर कहाँ है? पेज से बाहर। तो पहले तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो, है ना। इन दोनों का रिजल्टेंट ये आया 13 मीटर, है ना। तो 13 मीटर इधर की तरफ और 6 मीटर पेज से बाहर, है ना। बाहर मतलब इसके परपेंडिकुलर, आप साइड से देखो वैसा दिखेगा, 13 मीटर इधर और 6 मीटर उसके परपेंडिकुलर साइड से दिखा रहा हूं, है ना। तो ये 2 वेक्टर का सम और ये तीसरा वेक्टर, तो ये रहा इनका रिजल्टेंट, है ना। मैंने क्या किया, पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लिया 12 और 5 का, तो इसका रिजल्टेंट ये 13 आ गया पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। फिर ये 13 तो आ गया हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और फिर ये 6 मीटर है वर्टिकल में, तो मैंने उसको साइड में एक दूसरे डायग्राम में ऐसा बना दिया ऐसा। तो ये रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, अंडर रूट 169 प्लस 36, मतलब ये आ जाएगा अंडर रूट 15 10 205 के लगभग। तो ये 14 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 14 पॉइंट में एक ही ऑप्शन है 14.31, ये लगभग लगभग 14.31 मीटर आ जाएगा। ये है इसकी वैल्यू, रूट 205 मीटर आएगा, 14.31 मीटर के लगभग इसका आंसर, ठीक है। एक चीज और याद रखना, वेक्टर में कई बार ना जो 2 सिंबल यूज किए मिलेंगे, यहाँ तो नहीं मिलेगा, 12th में मिलता है मैंने, डॉट और क्रॉस। इन सिंबल का मतलब होता है, डॉट का मतलब होता है आउट ऑफ प्लेन, आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर। जैसे मैंने इस पेज में अगर डॉट बनाया है, तो इसका मतलब है कि ये डायरेक्शन प्लेन ऑफ पेपर के बाहर है, और क्रॉस बनाया है इसका मतलब इनसाइड प्लेन ऑफ पेपर, इनसाइड प्लेन ऑफ पेपर, मतलब प्लेन ऑफ पेपर परपेंडिकुलर। जैसे ये पेज है, अगर मैं डॉट बनाऊं तो वेक्टर पेज से बाहर आता हुआ होगा, और अगर मैं क्रॉस बनाऊं तो वेक्टर पेज के अंदर जाता हुआ, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कीजिए, आगे चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज का पहला टॉपिक है अपना, जो काफी इंपॉर्टेंट है वेक्टर के हिसाब से। वेक्टर में एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सीखी है वो है वेक्टर को सम करना, कि वेक्टर को सम कैसे करते हैं, ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ से। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वेक्टर के कंपोनेंट्स करना, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। अगर आप कंपोनेंट वर्ड का लिटरल मीनिंग समझो, है ना, किसी भी चीज के कंपोनेंट का क्या मतलब होता है, तो कंपोनेंट का मतलब होता है वो जिन चीजों से मिलकर बना है। जैसे आपके पास जो मोबाइल है, मैं पूछूं उसके कंपोनेंट क्या क्या है, तो उसकी स्क्रीन है, उसका कवर है, उसका टच पैड है, उसके अंदर बैटरी है, उसके अंदर आपने सिम लगा रखी है, उसके अंदर उसका कुछ प्रोसेसर होगा, मदरबोर्ड होगा, पूरा का पूरा उसका सर्किट होगा, कैमरा है। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द मोबाइल, है ना। और मतलब अगर मैं कंपोनेंट्स को मिला दूं, तो कंपोनेंट्स को मिला के मोबाइल बनेगा। तो कंपोनेंट्स का मतलब यही होता है कि अगर उन सारे चीजों को सम कर दिया जाए तो वापस हमें वही चीज मिल जाएगी। तो वेक्टर के कंपोनेंट्स का मतलब भी यही होता है कि मैं एक वेक्टर को मैं किन वेक्टर से मिलके बना हुआ मान सकता हूँ। जैसे अगर मैं आप पॉलीगन लॉस के हिसाब से सोच के लिखो, तो मान लो मैं आपसे लिखूं कि ये 3 वेक्टर जो थे ना,
इनका रिजल्टेंट ये है ना, डी वेक्टर। ये मान लो ए वेक्टर है, ये मान लो बी वेक्टर है, और ये मान लो सी वेक्टर है। तो मैं कह सकता हूं कि ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कंपोनेंट्स ऑफ डी वेक्टर। क्या है? डी वेक्टर के कंपोनेंट्स है ना। और यहां से आप ये भी सोच सकते हो कि एक वेक्टर के डिफरेंट कंपोनेंट्स किए जा सकते हैं। ठीक है, एक वेक्टर के डिफरेंट कंपोनेंट्स किए जा सकते हैं। चलिए, है ना। तो इस तरह से मैं कहूं तो वेक्टर के इनफाइनाइट कंपोनेंट्स किए जा सकते हैं, है ना, कि वेक्टर के बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं। ठीक, तो हमें ऐसे कंपोनेंट्स नहीं पढ़ने। हमें कैसा कंपोनेंट पढ़ना है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। कैसा कंपोनेंट पढ़ना है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मतलब जो कंपोनेंट्स 90 डिग्री पे होते हैं। क्यों पढ़ना है बताऊंगा। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ही क्यों पढ़ना है ये बताऊंगा। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मतलब, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इसका मतलब होता है कंपोनेंट्स which are perpendicular to each other, which are perpendicular to each other। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मतलब जो कंपोनेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। ठीक, तो मैं आपसे पूछूं कि वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जैसे, जैसे मैं आपसे कहूं कि मान लो एक वेक्टर ये था, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि ये और ये, दीज आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। कंपोनेंट है इसका मतलब अभी भी a प्लस बी इक्वल टू सी तो होगा, है ना। a प्लस बी इक्वल टू सी तो होगा। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। ये भी 90 डिग्री पे है। ये मान लो कोई ई वेक्टर है और ये कोई एफ वेक्टर है, तो ये भी कैसे हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अगर आपसे पूछो ना कि वेक्टर के कितने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स किए जा सकते हैं, वो भी इनफाइनाइट, कैसे बताता हूँ, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन आ जाता है एक बार, कई बार, कि एक वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कितने हो सकते हैं, या कितने ऐसे कंपोनेंट हो सकते हैं जो 90 डिग्री पे हो। तो देखो, मान लो कि मैं, अपना वेक्टर जो है एक सर्कल का डायमीटर है। ध्यान समझ रहे हैं, ज्योमेट्री। वेक्टर जो है वो सर्कल का डायमीटर है। तो आप ना कहीं से कोई भी पॉइंट ले लो, आप जानते हो कि जो डायमीटर है उसका एंगल हमेशा 90 डिग्री है। जितने भी पॉइंट्स लेके आप डायग्राम बनाओगे ना, ये सारे के सारे कंपोनेंट कैसे होंगे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये सब एंगल कितने हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो कितने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट किए सकते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल। इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल। मैं आपसे पूछूं कि एक वेक्टर के कितने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो सकते हैं, कितने पेयर ऐसे बन सकते हैं दो दो वेक्टर के, आपको के इनफाइनाइट हो सकते हैं सर। उसको 90 डिग्री के कोई भी दो वेक्टर मिला के बना सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल इसको देखने सोचने का है कि मान लो वेक्टर जो है वो एक सर्कल के डायमीटर के लॉन्ग है ना। तो आप सर्कल के पेरीफेरी के ऊपर कोई भी पॉइंट लोगे और उसको अगर आप ऐसे दोनों एंड से मिलाओगे तो ये दोनों वेक्टर उसके कंपोनेंट बनेंगे, और ये एंगल हमेशा 90 डिग्री है। तो ऐसे भी इनफाइनाइट पेयर्स, तो इसको भी स्टडी नहीं करते, बस बता रहा हूं मैं आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब क्या होता है। स्टडी क्या करते हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, या दो डिफाइंड डायरेक्शंस के अलोंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, मोस्टली वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम उसको मान लेते हैं। कभी वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हो सकता है, कभी वो ईस्ट वेस्ट की, ईस्ट और नॉर्थ की तरफ हो सकता है, डिपेंड करता है। जो हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट सीखने वाले हैं वो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स अलोंग स्पेसिफाइड डायरेक्शंस, है ना। तो अपना जो टॉपिक है वो एक्चुअली रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ही है, बट वो स्पेसिफाइड डायरेक्शंस में है, और वो मोस्टली एक्स वाई और जेड है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन में, पहले मान लेते हैं एक्स वाई प्लेन में। एग्जाम्पल,
रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन और XY प्लेन। जैसे सिंपल सा देखो, XY प्लेन भी कहना बहुत सही नहीं है, X एक्सिस एंड Y एक्सिस के लॉन्ग, है ना। एग्जांपल along X एक्सिस एंड Y एक्सिस। XY प्लेन में तो कहीं भी हो सकता है, X एक्सिस और Y एक्सिस के लिए। जैसे मान लीजिए ये आपका एक्सिस सिस्टम है ना? ध्यान से सुनना, तुम्हें पहले सिखा चुका हूं एक्चुअली मैं थोड़ा बहुत। ये Y है, ये X है, ये अपनी X एक्सिस है, ये अपनी Y एक्सिस है। मान लो मैं तुमसे कहूं एक वेक्टर है, यहाँ पे फोर्स वेक्टर मान लेते हैं, 100 न्यूटन का वेक्टर है, जो X एक्सिस के साथ कुछ 37 डिग्री पे है। तो मुझे बताना है कि इसका X कंपोनेंट क्या होगा और इसका Y कंपोनेंट क्या होगा। X कंपोनेंट मतलब X एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या होगा, और Y कंपोनेंट मतलब Y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या होगा। देखो ये X एक्सिस और Y एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, तो ये जो कंपोनेंट्स आएंगे ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर आएंगे। तो बेटा X एक्सिस पे कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना। इस वेक्टर की टिप से X एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जिस पे कंपोनेंट निकालना हो। मुझे अभी किस पे कंपोनेंट निकालना था, X एक्सिस पे, तो मैंने क्या किया, वेक्टर की टिप से नीचे X एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये एंगल 90 डिग्री है। ये फोर्स अगर 100 न्यूटन का है तो ये कितना होगा, 100 cos 37 सिखाया था मैंने लिखना, है ना, ट्रायंगल से लिख सकते हैं। और ये कितना होगा, 100 sin 37। साइन 37 की वैल्यू क्या होती है, 3/5, है ना। तो 5 से वो कैंसिल होगा, ये बचेगा 60 न्यूटन और ये बचेगा 80 न्यूटन, है ना। मतलब ये जो मेरा 100 न्यूटन का फोर्स है एक्स वाई प्लेन में एक्स एक्सिस से 37 डिग्री पे, दिस इज इक्विवेलेंट टू समेशन ऑफ 80 न्यूटन फोर्स इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड 60 न्यूटन फोर्स इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। ये क्या है कि इस वेक्टर का इधर की तरफ वैल्यू कितनी है और इधर की तरफ वैल्यू कितनी है। अभी ये वेक्टर नहीं है, अभी तो ये वैल्यू है। इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। अच्छा, प्रोजेक्शन वर्ड का मतलब समझा रहा हूं, आप लोग जानते हो ऑलरेडी। मान लो यहाँ पे एक ऐसा वेक्टर हो, मैं तुम्हें यहाँ से कहूँ यहाँ से टॉर्च जलो, तो क्या होगा, एक्स एक्सिस पे जो इसकी इमेज बनेगी ना, दिस इज एक्स प्रोजेक्शन। और इधर से टॉर्च जलाओगे तो क्या होगा, वाई एक्सिस पे इमेज बनेगी, है ना। तो वो प्रोजेक्शन है, इट इज सिंपली वैल्यू। और ये क्या है, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस पे वैल्यू कितनी है और वाई एक्सिस पे वैल्यू कितनी है। तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं कि भाई इसका एक्स कंपोनेंट क्या लिखोगे, व्हाट इज द एक्स कंपोनेंट, तो आप कहोगे इसका जो एक्स कंपोनेंट है इज इक्वल टू 80, और डायरेक्शन क्या है, प्लस एक्स के लॉन्ग, तो 80 आई कैप। और जो इसका y कंपोनेंट है वो कितना है, 60, और डायरेक्शन क्या है, प्लस y एक्सिस, मतलब 60 j कैप। तो ये जो फोर्स लिखा हुआ है ना बेटा, इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूँ 80 i कैप प्लस 60 j कैप न्यूटन। दिस इज द वेक्टर इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म। जो 100 न्यूटन का वेक्टर मुझे डायग्राम में 37 डिग्री पे दिया था, मैंने इसके कंपोनेंट कर दिए एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो इसका एक्स कंपोनेंट आ रहा है प्लस 80, वाई एक्सिस वाई कंपोनेंट आ रहा है प्लस 60। इसको कहते हैं वेक्टर का कंपोनेंट करना। अच्छा एक बात और सुनो, अगर ये कंपोनेंट्स के फॉर्म में है ना, तो ये मिलके वापस वही वेक्टर देना चाहिए। तो जरा सोच के देखिए, अगर ये वेक्टर मैं दोनों कहूँ आपको ड्रॉ करो, है ना, तो आप इन वेक्टर को कैसे ड्रॉ करोगे, 80 आई कैप वाला वेक्टर इधर ड्रॉ करोगे और 60 जे कैप वाला वेक्टर आप इधर ड्रॉ करोगे, ठीक। अब मैं कहूँ बताओ इसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो ट्रायंगल लॉ से आप कहोगे सर ये है रिजल्टेंट ना, ये दोनों कंपोनेंट्स थे, दिस इज एक्स कंपोनेंट, दिस इज वाई कंपोनेंट, ये इनका रिजल्टेंट होगा, ये एंगल 90 डिग्री है। तो बेटा आप ट्रायंगल लॉ से कहोगे कि जो आर आएगा इनका रिजल्टेंट, वो आएगा इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 80 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, कितना आ गया देखो, 100 न्यूटन। और मैं आपसे ये एंगल पूछूं ना थीटा, तो आप इसको क्या लिखोगे, tan थीटा इज इक्वल टू ये y बाय एक्स,
मतलब 60/80 मतलब 3/4 मतलब थीटा इक्वल टू 37 डिग्री। ये मैंने आपको लॉजिकली बताया कि कंपोनेंट्स का मतलब यही है कि मैं अगर आपको वेक्टर इस फॉर्म में दिया हो या वेक्टर आपको इस फॉर्म में ड्रॉ करके दिया हो, एक ही बात है। इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं। मतलब एक 100 न्यूटन का वेक्टर प्लस एक्स एक्सिस के साथ 37 पे दिया होना या उसको लिखना 80 आई कैप प्लस 60 जे कैप, दोनों एक ही बात है। इसको मैंने वेक्टर की फॉर्म में ड्रॉ करके लिखा और यहाँ मैंने इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखा, वो एक ही बात है ना। एक ही बात क्यों है? क्योंकि कंपोनेंट्स का मतलब यही होता है कि अगर मैं 80 आई कैप प्लस 60 जे कैप लिख रहा हूं, इसका मतलब वो मिलके 100 न्यूटन ही बनने चाहिए। दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ कंपोनेंट। तो इस टॉपिक पे हमें यही करना है, हमें वेक्टर के कंपोनेंट करने सीखने हैं। और अपन लॉजिकल सी बात जानते हैं, जिस पे एंगल थीटा, जिसके साथ एंगल थीटा है उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, उस पे कंपोनेंट कॉस थीटा आएगा, उसके परपेंडिकुलर वाले पे साइन थीटा आएगा, है ना। अपन ने cos थीटा ड्रॉ करना सीखा है कि जिस एक्सिस पे कंपोनेंट ड्रॉ करने को कहा जाए, वेक्टर की टिप से उस एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और कंपोनेंट निकाल लो, है ना। अब मैं इसको एक जनरलाइज फॉर्म में लिख रहा हूँ ना, कि मान लीजिए अगर मैं 2D में कंपोनेंट कर रहा हूँ, फिर आगे 3D में बताऊंगा। मान लो मैं आपसे कह रहा हूँ 2D में कंपोनेंट्स करो, है ना। तो मान लो आपसे मैं कहूँ कि कोई वेक्टर है ए, है ना, ए वेक्टर है जो यहाँ से थीटा एंगल पे है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ ए है। मैं आपको कहूँ एक्स कंपोनेंट क्या होगा, ये जो आएगा एक्स कंपोनेंट, तो ए का एक्स कंपोनेंट तो ये बनेगा ए कॉस थीटा। अच्छा मैं आपसे पूछूं ना ऐसे भी वाई कंपोनेंट क्या होगा, तो आप कहोगे सर आपने तो सिखाया था परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो इधर ड्रॉ कर लो। और ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि टोटल एंगल 90 डिग्री है। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ऐसे भी लिख सकते हो या इस ट्रायंगल से यहाँ भी लिख सकते हो, ए साइन थीटा। तो इस ए वेक्टर को मैं कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकता हूँ, ए वेक्टर इज इक्वल टू दिस इज ए वाई, है ना। ए एक्स, एक्स वाला लेंथ आई कैप, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, एंड व्हाट इज ए एक्स, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। क्या था मेरे पास, एक वेक्टर जो ए मैग्नीट्यूड का था, और मैं अगर आपसे मैग्नीट्यूड ऑफ ए पूछूं तो वो कैसे निकालोगे, तो एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। देखो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये ए आ जाएगा, है ना। तो वेक्टर अगर ऐसे डायग्राम के फॉर्म में दिया हो तो उसे कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, और वेक्टर अगर मुझे कल को कंपोनेंट फॉर्म में दिया हो तो मैं उसे डायग्राम की फॉर्म में लिख सकता हूँ। जैसे कल को तुमसे मैं कह दूं कि एक फोर्स दिया हुआ है, फोर्स इक्वल टू 20 आई कैप प्लस 40 जे कैप न्यूटन। मैं कहूँ उसको ड्रॉ करके दिखाओ कैसा होगा, तुम कहोगे सर बिल्कुल ड्रॉ कर देंगे, है ना। कैसे करेंगे, तो तुम कहोगे कि सर आपने सिखाया है कि 40 आई कैप का मतलब, सॉरी 20 आई कैप का मतलब x की डायरेक्शन में 20, इस तरफ 20, दिस इज 20 आई कैप, और 40 जे कैप का मतलब y डायरेक्शन में 40 प्लस y में, दिस इज 40 जे कैप। जे कैप उसकी डायरेक्शन दिखा रहा है, और ये रहा आपका रिजल्टेंट, है ना। और ये रिजल्टेंट कुछ थीटा एंगल पे होगा, ये फोर्स वेक्टर है। मैं आपसे पूछूं बताओ फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आप कहोगे सर ये तो हाइपोटेन्यूज है, दोनों का स्क्वायर कर देंगे, तो कितना आएगा 20 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि कितना आएगा अंडर रूट 400 प्लस 1600, मतलब रूट 2000। रूट 2000 को मैं लिख सकता हूँ 20√5 न्यूटन। तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया। मैं पूछूं बताओ थीटा कितना होगा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू, सोचो क्या लिखेंगे, ये वैल्यू अपॉन ये वैल्यू, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 40 अपॉन 20, कितना आ गया 2, कितना आ गया 2। यहां से आप देखो कि टेन थीटा को क्या लिख सकते हो, टेन थीटा विल बी ए वाई अपॉन ए एक्स। क्या लिखोगे, ए वाई अपॉन ए एक्स, मतलब वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। थीटा क्या है, एंगल विथ एक्स एक्सिस। थीटा क्या है, एंगल विथ एक्स एक्सिस। यहाँ पे जो थीटा है, थीटा इज एंगल विथ एक्स एक्सिस, एंगल विथ एक्स एक्सिस।
तो ये बेसिक सा मतलब है। कंपोनेंट का मतलब क्या है कि वेक्टर को आई कैप जे कैप में ब्रेक करके लिखना। आई कैप जे कैप के फॉर्म में दिया हो तो हमें ये भी सोचना आना चाहिए कि उस वेक्टर को कंबाइंड फॉर्म में कैसे लिखें, है ना। अब जल्दी से इसको नोट कीजिए, किसी को कोई डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछ। दो चीजें हैं, है ना। देखें तो एक वेक्टर दिया हुआ है उसके कंपोनेंट करना, दूसरा कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर दिया हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन। कंपोनेंट क्यों करते हैं ना, क्योंकि इससे हमारी पूरी कहानी बहुत ही आसान हो जाती है, साफ साफ पता चल जाता है ना। जैसे मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ, है ना, 5 सेकंड में हटा दूंगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया है फोर्स एक वेक्टर है, तो मैं फोर्स का एग्जांपल ले रहा हूँ। राइट द फॉलोइंग फोर्सेस, राइट द फॉलोइंग फोर्सेस इन वेक्टर फॉर्म, राइट द फॉलोइंग फोर्सेस इन वेक्टर फॉर्म। मैं आपको डायग्राम में ड्रॉ करके दे रहा हूं, आपको इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, मतलब आपको इनको आई कैप जे कैप की फॉर्म में लिखना है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। पहला फोर्स ऐसा ही दिया हुआ है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग 20 न्यूटन का। दूसरा फोर्स इधर दिया हुआ है 50 न्यूटन का। ऑब्वियस सी बात है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये एंगल पता है 37 डिग्री। तीसरा फोर्स ये 20 न्यूटन है और ये 30 डिग्री है। चौथा फोर्स वाई एक्सिस के लॉन्ग है और 20 न्यूटन का है, नीचे की तरफ है वाई एक्सिस का। आपको इन चारों फोर्सेस को आई कैप जे कैप के फॉर्म में लिखना है, साइन के साथ, कहाँ प्लस आएगा कहाँ माइनस आएगा। आपको ये चार फोर्स डायग्राम में रिप्रेजेंट करके दिए हैं, आपको इन चारों को वेक्टर फॉर्म में लिखना है। चैट बॉक्स में लिखने की जरूरत नहीं है, कॉपी पे लिख के रखिए। चैट बॉक्स में लिखने की जरूरत नहीं है, कॉपी में लिख के रखिए। आई होप सबने लिख लिया होगा। पहला वाला बिल्कुल सिंपल है, फोर्स सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग, तो मैं पहले फोर्स को लिखूंगा सिंपल पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग फोर्स है 20 आई कैप, कोई जे कंपोनेंट नहीं है ना, कोई जे कंपोनेंट नहीं है। यहीं से कहीं ना कहीं रीजन भी आता है कंपोनेंट करते क्यों। बेटा देखो, अगर फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग है ना, तो उसका कोई भी कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, आप अगर सोच के देखो, तो मैं कोई भी कंपोनेंट कैसे, मान लो मुझे इस ए वेक्टर का एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट निकालना होता, तो मैं एक्स एक्सिस पे एंगल, एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखता था और फिर मैं ए कॉस थीटा लिखता था। अगर फोर्स एक्स के लॉन्ग है तो उसका वाई एक्सिस से एंगल कितना है 90 डिग्री, है ना। तो 20 cos 90 कितना आएगा 0। ये फायदा है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का, कि अगर एक फोर्स एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो उसका कोई भी कंपोनेंट वाई एक्सिस के लॉन्ग नहीं आ सकता, और वाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट नहीं आ सकता, इसका मतलब वो फोर्स वाई एक्सिस के लॉन्ग कोई इफेक्ट भी नहीं लाएगा। ये अपन बहुत इंपॉर्टेंट चीज आगे सीखेंगे, जब अपन न्यूटन लॉ वगैरह सीख रहे हो, वहां अपन हमेशा फोर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ही किया करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर फोर्स एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो उसका कोई भी इफेक्ट वाई एक्सिस में आ ही नहीं सकता, अगर फोर्स वाई एक्सिस के लॉन्ग है तो उसका कोई भी इफेक्ट एक्स एक्सिस के लॉन्ग आ ही नहीं सकता। मतलब एक्चुअली हमें पूरी फिजिक्स में एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट को अलग अलग सॉल्व करने होते हैं। ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि इनके पे कंपोनेंट नहीं आता। कंपोनेंट नहीं आता तो इफेक्ट नहीं आता। कंपोनेंट क्यों नहीं आता, क्योंकि एक एक्सिस से दूसरे एक्सिस का एंगल कितना है 90 डिग्री, और cos 90 0 होता है ना। दूसरे केस में लिखूं, तो दूसरे केस में वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में दे रखा है, तो अपन दोनों क्वाड्रेंट लिख सकते हैं। इस पे cos आएगा, इस पे sin आएगा,
है ना। इस बार इस पे कॉस आएगा क्योंकि इसके साथ एंगल 37 है, तो ये कितना आएगा 50 cos 37। cos 37 की वैल्यू 4/5, तो ये 40 आ गया, और इधर की तरफ 50 sin 37 मतलब ये 30 आ गया, है ना। अच्छा डायरेक्शन ध्यान से देखिए, ये -x और -y में है, तो इस फोर्स को आप लिखेंगे -30 I कैप -40 J कैप। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि 30 न्यूटन का फोर्स -x में है और 40 न्यूटन का फोर्स -y में है ना। तो -y मतलब -j कैप, -x मतलब -I कैप। इसको इसके कंपोनेंट लिखे तो बेटा इसके कंपोनेंट ये होगा और ये होगा, जिसके साथ थीटा उस पे cos थीटा होता है, तो ये कंपोनेंट आएगा 20 cos 30। cos 30 is √3/2, मतलब ये हो गया 10√3, और ये आएगा 20 sin 30। sin 30 मतलब 1/2, मतलब ये हो गया 10 न्यूटन। इसके कंपोनेंट लिखेंगे तो ये फोर्स बनेगा, दिस फोर्स इज इक्वल टू 10√3 किस तरफ प्लस x में, तो I कैप 10 न्यूटन किधर j कैप में, तो -10 j कैप, है ना। फोर्स वाला पूरा का पूरा फोर्स ही y में है, तो फोर्स इज इक्वल टू -y में है -20 j कैप। ये मैंने आपको कुछ बेसिक डायग्राम के फॉर्म में ड्रॉ करके दिया था, जहां आपको इन फोर्सेस के कंपोनेंट करने थे x एक्सिस के लॉन्ग और y एक्सिस के लॉन्ग। जल्दी से नोट कीजिए 30 सेकंड में, किसी को कोई डाउट है तो चैट पे या अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अभी इसमें इस क्वेश्चन में क्या था कि वेक्टर आपको डायग्राम की फॉर्म में दिया हुआ था, आपने उसे कंपोनेंट फॉर्म में लिखा। अगला क्वेश्चन मैं इसका ठीक उल्टा दे रहा हूँ, है ना। मैं वेक्टर को लिख के दे रहा हूँ, आपको उसको ड्रॉ करना है एक्स वाई प्लेन में, है ना। ड्रॉ द फॉलोइंग फोर्सेस इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ द फॉलोइंग फोर्सेस इन एक्स वाई प्लेन। ड्रॉ करने में आपको क्या क्या ड्रॉ करना है, कंपोनेंट्स किधर की तरफ बना रखे हैं मैंने, एंड देयर रिजल्टेंट, रिजल्टेंट क्या है और कितना है विथ एंगल। तो मैं एक डायग्राम बना के आपको समझा रहा हूँ कि मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूँ, कि मान लो मैंने आपसे एक फोर्स दे दिया -20 I कैप +30 J कैप, तो इसमें आपको क्या क्या ड्रॉ करना है ये मैं बता रहा हूँ। कि आप सबसे पहले एक्सिस सिस्टम बनाओगे, फिर आप कहोगे सर आपने जो फोर्स दिया है वो -20 I कैप +30 J कैप है। -20 I कैप मतलब इधर की तरफ 20, है ना, और +30 J कैप मतलब ऊपर की तरफ 30। ये फोर्स के कंपोनेंट्स मैंने ड्रॉ किए, है ना। वेक्टर फॉर्म वो साइन दिख रहा है, तो 20 न्यूटन का फोर्स -x की तरफ, 30 न्यूटन का फोर्स y की तरफ। फिर आप इसका रिजल्टेंट ड्रॉ करोगे, है ना। ये रहा इसका रिजल्टेंट, तो ये नेट फोर्स है, ठीक। और इस नेट फोर्स की वैल्यू होगी F net इज इक्वल टू √20² + 30²। तो 400 + 900 मतलब √1300 मतलब 10√13 न्यूटन। तो ये 10√13 का फोर्स है। मैं आपसे अच्छा ये 30 है तो ये भी 30 है, ऑब्वियस सी बात है। पैरेललोग्राम लॉ लिखो या ट्रायंगल लॉ लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैं पहले सिखा चुका हूँ। तो मान लो आपको ये एंगल मार्क करना है, तो ये एंगल थीटा होगा। ये थीटा मैंने यहाँ -x एक्सिस के साथ एंगल है, तो tan थीटा इज इक्वल टू मैं मार्क करूँ तो ये आ रहा है अपना 3/2। तो थीटा इज इक्वल टू जो डायग्राम में थीटा दिखाया है tan इनवर्स 3/2। मैं अगर पूछूं एंगल विथ पॉजिटिव x एक्सिस, एंगल विथ पॉजिटिव x डायरेक्शन, तो आप जानते हो कि एंगल आएगा, डायग्राम से मुझे दिख रहा है कि ये एंगल चाहिए मुझे, है ना। तो ये एंगल कितना आएगा पाई माइनस थीटा, तो अपना आंसर आ गया पाई माइनस tan इनवर्स 3/2। बार बार इतना एंगल लिखने की जरूरत नहीं होती, आपको ये एंगल निकालना आना चाहिए। tan थीटा होता है, कैसे निकालेंगे 3/2, y एक्सिस के साथ निकालते तो एंगल क्या आता tan थीटा इज इक्वल टू 2/3, है ना, y/x। अगर ये एंगल निकाल रहे होते y एक्सिस के साथ तो ये परपेंडिकुलर होता और ये बेस, है ना। तो ऐसे करके अपने को वेक्टर ड्रॉ करना है कि वेक्टर किस क्वाड्रेंट में आएगा, और आपको जो एंगल डायग्राम में सही दिख रहा हो आप उसको मार्क करना है। प्रेफरेबली आपको पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल
पूछा जाता है तो आप वो मार्क कर सकते हैं, है ना। दूसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं कि फोर्स इज इक्वल टू 60 आई कैप माइनस 80 जे कैप। तीसरा ये सब आपको ड्रॉ करने हैं। फोर्स इज इक्वल टू 20, इन सब में आपको मैं फिक्स देता हूं, प्लस एक्स एक्सिस के साथ एंगल बताना है। फाइंड द एंगल विथ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, है ना। नेट ड्रॉ करके पॉजिटिव एक्स के साथ एंगल ड्रॉ करना है। 20 आई कैप प्लस 20 जे कैप, फोर्थ फोर्स इक्वल टू माइनस 20√3, सब न्यूटन में, माइनस 20√3 आई कैप प्लस 20 जे कैप, और पांचवा फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 20 आई कैप माइनस 15 जे कैप। ये चार क्वेश्चंस हैं। इन चारों को आपको एक एक करके ड्रॉ करना है और आंसर अपनी कॉपी पे ही लिख के रखना है। मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। लिखिए। मतलब मेनली आपको ना ये ड्रॉ करना, एंगल तो आप निकाल लोगे y बाय एक्स करके, जो एंगल पूछा जाएगा। कभी क्वेश्चन में एंगल एक्स एक्सिस के साथ पूछ लेते हैं, कभी y एक्सिस के साथ पूछ लेते हैं। आप अगर ड्रॉ करके वो ट्रायंगल बना पाए ना, उधर कहाँ बन रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में, तो आप वो भी लिख पाओगे। यहाँ भी वही क्वाड्रेंट रूल लगता है। अगर दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव है, एक्स वाई दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, जो अपन नॉर्मल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में जानते हैं। अगर एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में है। एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये फोर्स एक्स वाई अपना वही जो सिस्टम होता है नॉर्मल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, वही तो है। तो यहाँ से अपन ये भी सीधे डिसाइड करके बता सकते हैं कि फोर्स कौन से क्वाड्रेंट में ड्रॉ किया हुआ है। जल्दी ड्रॉ कीजिए। सब लोग अपनी कॉपी पर ट्राई करेंगे। चैट पे लिखने की जरूरत नहीं है, हो जाए तो डन लिख देना, है ना। एक एक करके डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। पहला है 60 आई कैप माइनस 80 जे कैप। यहाँ मुझे दिख रहा है एक्स कॉम्पोनेंट पॉजिटिव है, वाई कॉम्पोनेंट नेगेटिव है। 60 आई कैप और माइनस 80 जे कैप, तो ये कहाँ ड्रॉ होगा, ये एक्स और वाई। तो एक्स कॉम्पोनेंट 60 आई कैप, इधर की तरफ 60, और माइनस 80 जे कैप, मतलब माइनस 80 नीचे, मतलब 80 नीचे जाना है। ये हो गया, ये रहा रिजल्टेंट। दिस इज द नेट फोर्स, है ना। इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो कि एफ नेट इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट 60 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, मतलब ये हो गया यहाँ से 100 न्यूटन, है ना। और ये एंगल आप निकाल सकते हो, थीटा अगर आपसे पूछूं तो थीटा, तो टेन थीटा आएगा। टेन थीटा इज इक्वल टू 80/60, है ना, दैट इज 4/3, मतलब थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री। तो ये अपना फोर्स मैंने आपको ड्रॉ कर दिया। ये फोर्स फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है 20 आई कैप प्लस 20 जे कैप। क्वाइट सिंपल, दोनों कंपोनेंट्स इक्वल है, दोनों कंपोनेंट्स इक्वल है। तो 20 आई कैप मतलब 20 एक्स में और 20 वाई में, दिस इज 20 आई कैप प्लस 20 जे कैप। तो ये रहा नेट फोर्स। अच्छा, ये साफ साफ दिख रहा है थीटा 45 आएगा, है ना। तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, नेट फोर्स इज अंडर रूट इस नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, मतलब ये आ गया 20√2, है ना। और टेन थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अगला है माइनस 20√3 आई कैप प्लस 20 जे कैप। माइनस 20√3 आई कैप मतलब इस तरफ कितना, माइनस 20√3, और 20 जे कैप,
20 जे कैप मतलब यहाँ से ऊपर की तरफ कितना 20। तो ये रहा रिजल्टेंट। ठीक, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? तो मॉड एफ इज इक्वल टू अंडर रूट 20 स्क्वायर प्लस 20 रूट 3 का होल स्क्वायर है। कितना आ गया 400 प्लस 1200 हो गया ना ये 400 इंटू 3, हाँ 1200 1600, ये 40 आ गया है ना। और ये एंगल मान लो मैं आपसे पूछूं थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू आप लिखोगे यहाँ से, ये माइनस वैल्यू में लिखने की जरूरत नहीं है, 20/20 रूट 3 मतलब 1/√3, मतलब ये थीटा जो मैंने डायग्राम में मार्क किया ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या आएगा 150, एंगल विथ पॉजिटिव एक्स कितना आ गया 150 डिग्री। पांचवा क्वेश्चन, पांचवा है -20 आई कैप -15 जे कैप, दोनों कंपोनेंट नेगेटिव। -20 आई कैप और -15 जे कैप, मतलब ये इधर -20 आई कैप और -15 जे कैप, यही है ना, -20 आई कैप -15 जे कैप। हाँ, तो ये इधर 20 और ये इधर 15, माइनस माइनस में दोनों है। ये रहा बेटा इनका रिजल्टेंट। तो यहाँ से एफ नेट इज इक्वल टू अंडर रूट 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 400 प्लस 225, ये हो गया 625, मतलब 25 न्यूटन है ना। और ये एंगल निकाल सकते हो, ये एंगल कितना आएगा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 15/20 मतलब 3/4, ये है ना। हाँ, तो थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री। तो मैं आपसे अगर पॉजिटिव एक्स के साथ एंगल पूछूं तो आप कोई सा भी एंगल बता सकते हो। अगर मान लो ये एंगल बताना चाहते हो तो ये आ जाएगा 180 प्लस 37 है ना। तो थीटा जो आप लिख सकते हो प्लस एक्स के साथ, अगर एंटी क्लॉकवाइज वाला एंगल लिखूं तो 180 प्लस 37 है वो। इतना लिखने की जरूरत नहीं होती आपको, ये निकालना नहीं चाहिए, ये 37 होगा y/x करके। किसी को किसी पार्ट में कोई डाउट हो तो बताइए, अदरवाइज जल्दी से लिखिए। चलिए आगे चलते हैं। तो ये अपन सीख गए एक वेक्टर को के 2 डायमेंशन में एक्स वाई के लॉन्ग कंपोनेंट करना, या कंपोनेंट फॉर्म में दिया हो तो उस वेक्टर को पहचानना और उसको ऐसे करके लिखना। कई बार एक तीसरा कंपोनेंट भी आता है, मतलब कई बार वेक्टर एक प्लेन में ना होकर उस प्लेन से बाहर होता है। अभी तक हमारा हर वेक्टर एक्स वाई प्लेन में था, हो सकता है वेक्टर एक्स वाई प्लेन से बाहर भी हो ना, तो एक तीसरा कंपोनेंट भी होता है। ठीक है, तो मान लो तीसरा कंपोनेंट भी दिया हुआ है, इफ third component is also given, is also given। तो अभी तक आपको कंपोनेंट का मतलब समझ आ गया होगा। जैसे मान लो मैं कहता हूं कि ए वेक्टर को ना ऐसा लिखा हुआ है बेटा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसका मतलब अगर आप एक्सिस सिस्टम के हिसाब से समझो, जेड एक्सिस ना ड्रॉ में ऐसे कर रहा हूं बट ये होती पेज से बाहर है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये प्लस जेड एक्सिस है, ये प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये मैंने ऐसा दिखाने को बनाया है बट ये एक्चुअली में पेज से बाहर है, इट इज आउटसाइड द पेज, पेज के परपेंडिकुलर मतलब डॉट में समझो। तो मैं इसको लिखूं तो इस वेक्टर को ड्रॉ करूं तो ये एक्स आई कैप मतलब प्लस एक्स की तरफ गए, कितना एक्स, फिर जे कैप की तरफ गए वाई, है ना। अभी तक हमारी मोशन कहाँ हुई पेज के प्लेन में, और तीसरा जो आएगा ना वो पेज की प्लेन से बाहर, मतलब सोच लो इस पॉइंट से वो आपकी तरफ आ रहा है जेड, है ना। आप सबके सामने जो स्क्रीन होगी वहां से आपकी तरफ आ रहा है जेड। तो कई बार इसको डायग्राम में ऐसे बना देते हैं, है ना, ऐसे इस तरफ से, बट ये ऐसे एक्चुअली नहीं है। ये ऐसा है कि एक्स इधर गया, वाई ऊपर गया और जेड बाहर आया, है ना। तो जेड कई बार ऐसे बना होता है। तो इनका जो रिजल्टेंट होता है वो मैंने आपको एक क्वेश्चन में पीछे डिस्प्लेसमेंट वाले में निकालना सिखाया भी था।
तो इनका जो नेट रिजल्टेंट आएगा, नेट जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कैसे कि ये दोनों तो इसी, इनका रिजल्टेंट तो इसी प्लेन में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उसके साथ ये 90 डिग्री पे है z कंपोनेंट, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अगर एक वेक्टर 3D फॉर्म में दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसका मतलब x की तरफ आई कैप गए, y की तरफ जे कैप गए और z की तरफ के कैप गए। इसको आप क्यूब में बना के वैसे देख सकते हो, बहुत जरूरत ऐसे ड्रॉ करने की नहीं होती, 3D में है इसीलिए आपको एरो इसी प्लेन में दिख रहा होगा। एक्चुअली वो z एक्सिस जो है वो मान लो प्लेन से बाहर आपकी तरफ है, ठीक। तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये वेक्टर अगर हमें इस आई कैप जे कैप के साथ के कैप फॉर्म में भी दिया हुआ है तो उसका मैग्नीट्यूड तो सिंपल क्या होगा, जेड स्क्वायर भी ऐड कर देंगे। फिर आता है एंगल निकालना, है ना, कि अपन कैसे निकालें कितने एंगल पे। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान से सुनना। टाइम है, हाँ। बेटा मैं आपसे पूछूं कि किसी वेक्टर का आपने एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट कैसे किया था, जरा याद करो। अगर आप 2D वाला याद करो, एक्स वाई एक्सिस वाला, कि मैं कहूँ एक वेक्टर है, इसका एक्स कंपोनेंट कैसे निकाला था। तो आपने कहा था कि सर हमने ना वेक्टर से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, और वेक्टर अगर इसके साथ थीटा एंगल पे है तो मैंने कहा था कि ए एक्स कॉम्पोनेंट जो है वो ए कॉस थीटा है। फिर y कंपोनेंट कैसे निकाला था, तो आपने कहा सर हमने इसे y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था और ये एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा था, तो ये कंपोनेंट आया था ए वाई इज इक्वल टू ए कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब ए साइन थीटा। एक्चुअली वो कॉस 90 माइनस थीटा था, थीटा 90 माइनस थीटा उसके साथ एंगल था, तो ए साइन थीटा। तो वेक्टर जिसके साथ थीटा एंगल बनाता है उस पे कॉस थीटा होता है। तो कहते हैं, ध्यान से सुनना, कि इफ ए वेक्टर मेक्स alpha angle, if a vector makes angle alpha with x axis, x direction, x के साथ एंगल अल्फा है, बीटा with y direction and gamma with z direction, मतलब प्लस एक्स प्लस वाई और प्लस जेड के साथ इनका एंगल क्या है, अल्फा बीटा और गामा। तो आप क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे कि सर x कंपोनेंट होगा ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा, एक्स के साथ एंगल अल्फा है तो एक एक्स कंपोनेंट ए कॉस अल्फा। y कंपोनेंट क्या लिखोगे, ए कॉस बीटा, और z कंपोनेंट क्या लिखोगे, ए कॉस गामा। x कंपोनेंट ए कॉस अल्फा, y कंपोनेंट ए कॉस बीटा, z कंपोनेंट ए कॉस गामा। यहां से मैं आपसे पूछूं कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, तो x कंपोनेंट अपॉन ए एक्स क्या है, x कंपोनेंट, और a क्या है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैं आपसे पूछूं कॉस बीटा क्या है, मतलब बीटा जो y एक्सिस के साथ एंगल है उसका कॉस कितना है, तो आप कहोगे सर ये है ए वाई अपॉन ए। और मैं आपसे कहूं कि कॉस गामा कितना है, मतलब z एक्सिस के साथ जो एंगल है उसका कॉस कितना है, तो इट इज ए जेड अपॉन। ये जो कॉस एक्स कॉस वाई कॉस जेड है ना, दीज आर नोन एज डायरेक्शन कोसाइंस। क्या कहे जाते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर, है ना। क्यों कहे जाते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, वो बताता हूँ। आपको एक वेक्टर लिखने के लिए क्या क्या चाहिए कंपोनेंट फॉर्म में, आपको अगर मैं एक वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में लिख के दे दूं, है ना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड जे कैप, तो आपको उसके बारे में पूरी जानकारी पता है। मैं आपसे कह दूं कि वेक्टर है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, तो आपको उसके बारे में पूरी जानकारी पता है कि वेक्टर किधर होगा, कितने एंगल पे होगा, सब कहानी पता है ना। तो किसी वेक्टर को एग्जैक्टली पता होने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, या मैं कहूं तो अगर मुझे कंपोनेंट फॉर्म में पता चल जाए तो मुझे उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन। तो कंपोनेंट फॉर्म में पता होने चाहिए के लिए मुझे ए एक्स ए वाई और ए जेड पता होने चाहिए, है ना। ए एक्स कितना है, ए वाई कितना है, ए जेड कितना है ना, एक्स आई वाई जे कैप जेड के कैप के लिए। तो ए एक्स क्या होता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस अल्फा। तो ये क्या दिखा रहा है, मैग्नीट्यूड, और ये क्या दिखा रहा है कि x की तरफ कितना है, ये क्या दिखा रहा है, मैग्नीट्यूड, और ये क्या दिखा रहा है, y की तरफ कितना है, और ये क्या दिखा रहा है, मैग्नीट्यूड, और ये क्या दिखा रहा है,
z की तरफ कितना है, तो किस डायरेक्शन में कितना है वो वैल्यू हमें cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा से पता चलती है, इसीलिए इसको डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, है ना। तो अगर हमें एक वेक्टर इसी फॉर्म में दिया हुआ है तो हम उसके डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं, है ना। जैसे मान लो मैं आपसे एक वेक्टर दे दूं कि कोई ए वेक्टर है, इट इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। मैं आपसे पूछूं बताओ इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, तो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कितना आ गया 4 प्लस 9 प्लस 16, तो अंडर रूट 29, ये क्या आया वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब मैं आपसे पूछूं बेटा बताओ इसका x कंपोनेंट कितना है, x के लॉन्ग, तो आपको सर 2 है, y के लॉन्ग कंपोनेंट कितना है तो 3 है, z के लॉन्ग कितना है तो 4 है। तो मैं आपसे पूछूं कि cos अल्फा कैसे लिखोगे, अल्फा क्या होता है x के साथ है, तो आपको कहोगे सर ax अपॉन a, और ax कितना 2, a कितना रूट 29। मैं आपसे पूछूं cos बीटा क्या लिखोगे, तो ay अपॉन a, क्योंकि ay क्या होता है a cos बीटा, कितना हुआ 3 अपॉन रूट 29। और मैं आपसे पूछूं cos गामा क्या लिखोगे, तो आप कहोगे सर az अपॉन a, तो ये कितना हुआ 4 अपॉन अंडर रूट 29। तो मैं cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा किसी वेक्टर का ऐसे निकाल सकता हूँ, है ना। दीज आर नोन एज डायरेक्शन कोसाइंस। और अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं तो आप वेक्टर लिख सकते हो कैसे, मान लो आपको मैं cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा दे दूं और a दे दूं, तो ax को लिखोगे a cos अल्फा, ay को लिखोगे a cos बीटा, az को लिखोगे a cos। तो ये वापस वही कहानी है कि एंगल दिया हुआ तो वेक्टर लिख सकते हैं, वेक्टर दिए हुए तो डायरेक्शन कोसाइंस लिख सकते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखिए, है ना, कि आप ये जानते हैं कि ax क्या होता है a cos अल्फा, ay क्या होता है a cos बीटा, az क्या होता है a cos गामा। और आप ये तो जानते ही हैं कि a स्क्वायर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इट कैन बी रिटन एज ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, ये होता है मैग्नीट्यूड निकालने का। ax को लिखो a cos अल्फा स्क्वायर, ay को लिखो a cos बीटा का स्क्वायर, और az को लिखो a स्क्वायर cos स्क्वायर गामा। a स्क्वायर कैंसिल होगा तो आपके पास बचेगा बेटा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। If cos alpha, cos beta and cos gamma are the direction cosines of vector, then ये प्रॉपर्टी है कि cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma क्या होता है 1, where alpha, beta, gamma are the angle made by the vector with positive x direction, positive y direction and positive z direction। फिर यहाँ से इसका एक कोरोलरी भी आता है जिसके अंदर क्या करते हैं, cos स्क्वायर को लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा को लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और cos स्क्वायर गामा को लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। तो बेटा वो सॉल्व होके बनता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, आप सोच सकते हो 1 माइनस में 3 माइनस 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। ये दो प्रॉपर्टीज हैं, कई बार सीधा ही पूछ लेते हैं। If vector makes alpha beta gamma angle with x axis y axis and z axis, तो इनमें से क्या सही है, तो cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा का सम 1 होता है, और फिर मैं cos स्क्वायर को अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दूं तो साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा का सम 2 होता है ना। अच्छा, ऐसा कोई रिलेशन टेन स्क्वायर में नहीं होता तो अपने मन से मत लिखने लग जाना, सिर्फ cos स्क्वायर में होता है, मेनली ये याद रखना है, ये इस पे बेस्ड कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, है ना। तो अभी तक हमने सीखा है वेक्टर को आई कैप, जे कैप, के कैप के कंपोनेंट में ब्रेक करके लिखना। अगले लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको यूज कैसे करते हैं, है ना, कैसे कैसे इसको यूज करते हैं, कंपोनेंट लेने से हमारा जीवन आसान कैसे हो गया। अभी मैंने आपको लेक्चर में क्या सिखाया है कि कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिया हो तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कीजिए, किसी को कोई डाउट है तो चैट पर लिख के